क्या आप IIT JEE मेडिकल 11th या 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको एक बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट की तलाश है? तो अब आपके साथ होगा चंद्रयान, जहां है NITians फैकल्टीज, साथ ही अप टू 100% स्कॉलरशिप। चंद्रयान, लंकेश्वर कॉम्प्लेक्स, आकाशवाणी चौक, आदित्यपुर। Admissions open. So good morning everyone. My name is Sachin Bhardwaj and I am from Chandrayaan. आज हमारा टॉपिक क्या है बालकों? आज हमारा टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम के न्यूमेरिकल सेशन। आज हम बाइनोमियल थ्योरम के न्यूमेरिकल सेशंस के कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने वाले हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन सारे आपके बोर्ड्स लेवल के होंगे, ठीक है। 11th क्लास बोर्ड्स लेवल के क्वेश्चन होंगे सारे आपके, और साथ साथ कुछ क्वेश्चन NDA में जो आप पूछे जा सकते हैं आपसे बाइनोमियल के थ्रू, वो भी आपको डिस्कस किए जाएंगे अभी। So let's start. What are these questions? So first of all, let me show you the index. What is our task today? Today we will start with to find the rth term. कोई भी टर्म बाइनोमियल एक्सपेंशन हमने किया था, उसमें हमने देखे थे नंबर ऑफ टर्म्स कितने आते हैं, कैसे आते हैं। हमेशा जैसे पावर 2 होती है तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 आते हैं। इट मीन्स मतलब एक टर्म हमेशा एक्स्ट्रा आती है, ठीक है बालकों। तो वही अब हमें कोई भी टर्म फाइंड करनी हो तो कैसन फाइंड करता नहीं। हैव अ लुक ऑन दिस। देखो, और सेकंड चीज, ये इसका फॉर्मूला है डायरेक्ट, वो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। चलो करवा ही देता हूँ इस चीज का फॉर्मूला। हाउ टू फाइंड द rth टर्म, हाउ टू फाइंड द rth टर्म। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है TR+1 इज NCR। उसके बाद बालको A⁻n−r and B⁻r। This formula is quite same that is being discussed earlier, ठीक है। ये वही फॉर्मूला है सेम जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे R+1, ठीक है। जैसे अगर हमें बोला 12th टर्म निकालनी है, if we have to find the 12th term, what we just do is we will put r की वैल्यू 11। That's why अगर R11 भरेंगे यहाँ पे तभी जाके मेरा T12 निकल पाएगा। In this way we have to solve the numericals, ठीक है। Like this NC11, A⁻n−11, B⁻11, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स आपको गिवन ही होंगी हमेशा। दिस एंड डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन विच इज गिवन इन फॉर यू, ठीक है बालक, ठीक है। सो इन दिस वे वी हैव टू फाइंड द rth टर्म, ठीक है। उसके बाद क्या है, मिडल टर्म एक्सपेंशन। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर NDA पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। मिडल टर्म एक्सपेंशन, देखो बालकों, हमें पता है दुनिया में सिर्फ आइदर इवन होता है या तो ऑड होता है नंबर, ठीक है। इवन होगा मतलब और भी नंबर होंगे, लेकिन जस्ट फॉर अ काउंटिंग नंबर आई एम जस्ट डिस्कसिंग द इवन ऑड सिनेरियो, ठीक है। इवन ऑड, देखो इतना मुझे पता है बाइनोमियल में जब हम कितने भी पावर रखते हैं उसमें एक टर्म एक्स्ट्रा आती है। दिस इज बीन डिस्कस्ड अर्लियर, है ना। तो देखना जरा, इवन है मेरे पास, इवन सपोज करो इवन की वैल्यू है मेरे पास A+B⁻10। पावर इज इवन, यहाँ पावर्स की बात हो रही है, इवन पावर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो हाउ वी कैन फाइंड द मिडल टर्म, जस्ट मिडल टर्म एक्सपेंशन इज, देखना जरा बालकों, मिडल टर्म, हाउ टू फाइंड मिडल टर्म। जस्ट ये मेरा n है ना बालक, ठीक है। तो यहाँ मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, n/2 +1। This +1 is for the extra term which comes when we expand the binomial expansion, ठीक है बालक, ठीक है। This is the simple formula n/2 +1, ठीक है। Where in this odd case suppose करो A+B⁻11। अब 11 में जब आप सोचोगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी कितनी, 12। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आने वाले हैं बालक, 12 आने वाली है। अब 12 का मैं मिडिल टर्म कैसे निकालूं, ठीक है। तब तो या तो देखो 1 to 6 भी हाफ होता है, 6 से 12 भी पूरा हाफ ना। मिडिल टर्म इसका 6.5 आना चाहिए नियर बाई, ठीक है। मतलब 6 और 7 के बीच में 6.5, पर 6.5 इज अ डेसिमल वैल्यू। डेसिमल वैल्यू थोड़ी ना हो सकती कोई टर्म का लोकेशन, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही हो सकती है ना, डेसिमल लोकेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो डेसिमल लोकेशन नहीं हो सकता, इसलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट दो तरीके करते हैं। एक n+1/2, एक टर्म इसकी ये रहेगी, और दूसरी टर्म क्या रहेगी इसकी, n+1/2 +1। In this way we have to find the middle term. This is the short trick to find the middle term of any number or any power, either it is even or either it is odd. Easy, ठीक है।
ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्या था हमारा थर्ड टॉपिक। इसमें थर्ड टॉपिक है फाइंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, इसका मैं जब न्यूमेरिकल करवाऊंगा आपको इजी हो जाएगा। जस्ट यू व्हाट यू हैव टू नो इज कोफिशिएंट क्या मतलब क्या होता है, वेरिएबल के साथ वाला कांस्टेंट, उसको क्या बोलते हैं कोफिशिएंट। जो भी वेरिएबल्स हमें बोला होगा, जैसे x⁵5 है, उसका कोफिशिएंट जो भी हमारा कोफिशिएंट के साथ वाला कांस्टेंट आएगा उसके साथ, वो हमारा क्या होगा, उसका कोफिशिएंट होगा। एंड एट द एंड न्यूमेरिकल टाइम दैट आई एम बीन डिस्कस कि हम बोर्ड लेवल के कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे और साथ में थोड़ा एनडीए भी क्वेश्चन ट्राई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज a प्लस बी रेज़ टू पावर 4 माइनस a माइनस बी रेज़ टू पावर 4। ये चीज हमें फाइंड करनी है। ठीक है, और इवेल्युएट क्या करना है, √3 प्लस √2 रेज़ टू पावर 4 √3 माइनस √2 रेज़ टू पावर 4। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो फर्स्ट a प्लस बी रेज़ टू पावर 4 मैं फाइंड कर देता हूँ। n की वैल्यू 4 है, a b जैसे वैसे ही है। फर्स्ट क्या आएगा, देखो अब तो तुम ट्रेन हो गए होंगे आफ्टर लुकिंग माय फर्स्ट लेक्चर, यू कैन डायरेक्टली राइट क्या 4c0 a रेज़ टू पावर क्या 4 और b रेज़ टू पावर 0। अगली टर्म क्या आएगी 4c1 a क्यूब b1। अगली टर्म क्या आएगी 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर। हाँ बालक, समझ आ रहा है ना सभी को, बिकॉज दिस इक्वेशन इज बीइंग डिस्कस्ड अर्लियर इन माय फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, अगली टर्म क्या आएगी 4c3 a रेज़ टू पावर 1 b क्यूब। a रेज़ टू पावर 4 माइनस 3 इज 1 और b की पावर जो डाउन में रहता है वही करते हैं। एंड एट द लास्ट 4c4 a रेज़ टू पावर 0 b रेज़ टू पावर 4। ठीक है, इजी। नाउ a प्लस बी रेज़ टू पावर 4 मैंने फाइंड कर दिया। नाउ a माइनस बी रेज़ टू पावर 4 में फाइंड कर देते हैं। देखना जरा बालकों कैसे करेंगे। सेम सिनेरियो 4c0 a रेज़ टू पावर 4। अब b की जगह क्या है यहाँ पे माइनस b, b की जगह क्या है यहाँ पे माइनस b रेज़ टू पावर 0। ठीक है बालक, प्लस देखो ये जो b रेज़ टू पावर 0 इन चीजों को मैं हटा ही दे रहा हूँ। ठीक है, बिकॉज b रेज़ टू पावर 0 क्या होता है हमेशा 1, लाइक दिस a रेज़ टू पावर 0 भी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चीज इज प्लस क्या 4c1 a क्यूब और माइनस b रेज़ टू पावर 1 इज माइनस b। ठीक है, तो प्लस का साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस b रेज़ टू पावर 1 क्या होगा माइनस b। तो माइनस b है तो माइनस और प्लस जाके पीछे माइनस हो जाएगा। ठीक है, मैंने पहले भी सिखाया आपको कि ऑड वाली टर्म्स क्या आएंगी, सारी नेगेटिव टर्म्स आएंगी इन दिस एक्सपेंशन। लाइक सेम 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म क्या जाएगी माइनस अगेन 4c3 a रेज़ टू पावर 1 b रेज़ टू पावर 3 एंड एट द एंड 4c4 b रेज़ टू पावर 4। अब देखना बालक हमें क्या करना है, देखना जरा, हमें दिस माइनस दिस, इसके बाद ये माइनस करना है, डायरेक्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, एज यू ऑल आर इन 11th क्लास यू आर कैपेबल ऑफ विजुअलाइजिंग दीज थिंग्स। ठीक है, दिस माइनस दिस करूंगा तो देखना ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा मेरा, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। 4c1 a क्यूब ये दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये दोनों क्या हो जाएंगे मेरे ऐड हो जाएंगे। क्या जाएगा ट्वाइस ऑफ 4c1 a क्यूब b। ठीक है, क्यों आ रहा है ये, क्योंकि दिस माइनस दिस करेंगे ना, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा तो 4 प्लस 4 लाइक दिस। ठीक है, अगले वाली ये वाली टर्म भी कैंसिल हो जाएगी मेरी 4c2। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली 4c4 और ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा फिर से क्या बचेगा प्लस ट्वाइस ऑफ 4c3 ab क्यूब, यही बचेगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास ये सॉल्यूशन बचा है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूं, देखना जरा, आई वांट सॉल्यूशन ऑन दिस पेज ओनली, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ओह माय गॉड। ठीक है, देखना जरा बालक, उसके बाद क्या करूंगा मैं 2 फिर से कॉमन आ जाएगा, यहां से भी यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 4c1 a क्यूब b प्लस 4c3 a b क्यूब। इजी फॉर ऑल। देन 4c1 क्या होता है, मैंने आपको सिखाया था फैक्टोरियल का फॉर्मूला, सॉरी कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये चीजें मैं फिर से नहीं करवाऊंगा,
बिकॉज आपको ये फर्स्ट लेक्चर आपने देखा होगा, यू कैन इजिली सॉल्व। तो आ जाएगा 4a³ b और यहां से अगेन 4ab³। ठीक है, यहां से मैं 4 फिर से कॉमन ले लूंगा। ठीक है, यहां से क्या करूंगा 4 फिर से कॉमन ले लूंगा, 4 फिर से कॉमन ले लिया, क्या आंसर आ जाएगा 8ab कॉमन, ab भी कॉमन ले लिया मैंने यहां से, अंदर क्या जाएगा a² b प्लस ab स्क्वायर, आई थिंक नहीं a² प्लस b², अंदर यही बचेगा। ठीक है, इजी समझ आया सभी बच्चों को। यहां से देखो फिर से वही बन रहा है 8a³ b प्लस 8ab³। समझ आया सभी को। अब देखो ये मैंने एक्सपेंड क्यों किया था, बिकॉज अगर मैं इसको एक्सपेंड करता तो रूट में बहुत सारी वैल्यूज आती मेरे पास। इट बिकम वेरी हैप्टिक फॉर समवन टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, बट इफ यू एबल टू एक्सपैंड दीज इक्वेशंस, तो यहां से मुझे क्या पता चल रहा है, एट द एंड मेरा आंसर सिर्फ ये आने वाला है। अगर ये मेरा आंसर आने वाला है तो मुझे a और b की वैल्यू यहाँ पे उठा के पटकनी है और डायरेक्ट आई एम एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। यहाँ से a की वैल्यू क्या है मेरी, यहाँ से a की वैल्यू क्या है √3 और b की वैल्यू क्या है √2। समझ आया, a की वैल्यू क्या है √3 और b की वैल्यू क्या है √2। तो बस यहाँ पे भरो इसकी वैल्यू डायरेक्ट। ठीक है, देखना जरा मैं थोड़ा शिफ्ट कर रहा हूँ यहाँ से न्यूमेरिकल। ठीक है, अब डायरेक्ट हम भरेंगे। ये वैल्यूज भरेंगे अब डायरेक्ट। ठीक है, देखना जरा, यहां लिख रहा हूं फाइनल आंसर, आंसर फाइनल लिख रहा हूं। a की वैल्यू कितनी है मेरी, a की वैल्यू है √3 और b की वैल्यू है √2 इंटू √3 का स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। इजी। नाउ 8 इंटू √3 इंटू √2 इज 8√6, क्योंकि रूट क्या हो जाता है मल्टीप्लाई होता है बालक, और अंदर क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर इज, स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है कैंसल, तो 3 + 2 इज 5, तो आंसर इज 8√6 इंटू 5, आंसर इज 40√6। समझ आया सभी को, इजी फॉर ऑल। इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, जस्ट we have to expand the binomial theorem and at the end when we get the generalized expression we have to just put the value over here. In this way we have to solve the question. Okay बालक, ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये आपके बोर्ड्स लेवल का क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड्स में पूछा गया है। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो हमें 4n के इक्वल प्रूव करना है। मैं पहले इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखता हूँ। क्या हम हमेशा जब भी लिखते हैं तो ऐसे नहीं लिखते हैं क्या, 3r। ठीक है, इसको 4n तक प्रूव करना है। कैसे करूंगा प्रूव, देखो मैंने एक इक्वेशन ले ली a + b⁴n, a + b⁴n, ये इक्वेशन ले ली। अब a की वैल्यू क्या भरूं मैं और b की वैल्यू क्या भरूं कि मेरे पास 4n है। अगर तुम ढंग से देखोगे तो इसको क्या लिखूंगा मैं, NCR a⁻n - r और b⁻r। ठीक है, अब इसको NCR यहां पे भी है, देखना जरा, NCR यहां पे भी है, NCR यहां पे भी है, कंपैरिजन। ठीक है, ये चीज ऐसे है इनडायरेक्ट वे में। ठीक है, ये चीज कैसे है, थोड़ा सा मैं इसको शिफ्ट करके दिखा दे रहा हूं आपको। यहां इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 0 to n NCR 3r। NCR इस साइड भी है, इस साइड भी है बालक। अब देखो 3r, तो यहां से मेरे को पता लग गया b की वैल्यू क्या है, ये लिख रहा हूं b की वैल्यू 3 है मेरी। एक तो चीज ये लग गई पता। ठीक है, अब आई a की वैल्यू। अब देखो ये वाली जो इक्वेशन है किसके इक्वल है, a + b⁻n। जब मुझे पता लग गया कि b की वैल्यू 3 है तो a की वैल्यू कितनी चाहिए मुझे कि 4n बन जाए। कैसे बनेगा, तो a की वैल्यू 1 भरूंगा तब जाके क्या हो जाएगी 4n। और इससे फायदा क्या होगा मुझे, इससे फायदा क्या होगा देखना जरा, ये देखना जरा फायदा क्या होगा मुझे, ये लिख रहा हूं मैं यहां पे। इससे फायदा क्या होगा, ये NCR वैसे लिख दिया मैंने
1 रेस्ट पावर n माइनस आर और b की वैल्यू मैंने कितनी बताई 3 रेस्ट पावर r। 1 का कितना भी पावर हो मैटर नहीं करता, आंसर इज 1 ऑलवेज NCR 3 रेस्ट पावर r। और देखो क्या ये और ये मेरा मैच नहीं हो रहा है क्या, ये दोनों चीजें मैच नहीं हो रही है क्या, जस्ट बाय पुटिंग द वैल्यू a is equal to 1 and b is equal to 3। so in this way you have to solve the question which is equal to 4 raised to power n। समझ आया बालक, समझ आया। मूविंग अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़्ड पावर 5। देखो सिंपल कैसे करना है, हमेशा एक्सपेंशन ऐसे ही लेना है, a प्लस बी रेज़्ड पावर n। डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बनता है NCR a रेज़्ड पावर n माइनस r b रेज़्ड पावर r। अब मेरे पास एक्सपेंशन क्या दिया है x प्लस 3 रेज़्ड पावर 8, n की वैल्यू दे दी है 8, a की वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ, n की वैल्यू 8 दी है, a की वैल्यू x दी है, b की वैल्यू 3 दी है। तो जो जो वैल्यूज हैं वो भरते रहो। 8CR x रेज़्ड टू पावर क्या 8 माइनस r और 3 रेज़्ड टू पावर r। मुझे किस चीज़ का कोएफिशिएंट चाहिए, x रेज़्ड टू पावर 5 का कोएफिशिएंट चाहिए, x रेज़्ड टू पावर 5 का कोएफिशिएंट चाहिए। तो बालक x रेज़्ड टू पावर 5 का कोएफिशिएंट यहीं से मिलेगा ना, ये जो x रेज़्ड टू पावर समथिंग लिखा है। अब x रेज़्ड टू पावर 5 बनाने के लिए मैं r की वैल्यू क्या भरूं, यहाँ पे x रेज़्ड टू पावर 5 बने, यहाँ पे r की वैल्यू क्या भरूंगा। देखो अगर मैं r की वैल्यू 3 भर दूं तो क्या 8 माइनस 3 5 नहीं आ जाएगा, x रेज़्ड टू पावर 5, और क्या मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तो भर रहा हूं मैं यहाँ पे वैल्यू x प्लस 3 रेज़्ड टू पावर 8 इज 8C3 x रेज़्ड टू पावर 8 माइनस 3 और 3 रेज़्ड टू पावर 3। ठीक है, क्या बचा आगे 8C3 x रेज़्ड टू पावर 5 और 3 का क्यूब क्या होता है 27, 3 2 3 3 9 9 3 27। ठीक है, तो देखो इस चीज का कोएफिशिएंट, मैंने कोएफिशिएंट आपको बताया था कि वेरिएबल्स के साथ वाली कांस्टेंट टर्म। अब 8C3 को खोल दो, जब आप खोलोगे इसको, ठीक है, जब आप खोलोगे इस चीज को तो आपको देखो मैंने बताया था ना फॉर्मूला क्या होता है 8 फैक्टोरियल, जो भी टॉप पे है वो अपॉन दोनों का माइनस 5 फैक्टोरियल और लास्ट में नीचे वाला नंबर 3 फैक्टोरियल इनटू 27 और x रेज़्ड टू पावर 5। तो ये सॉल्व करेंगे हम, क्या जाएगा 5 फैक्टोरियल मैंने बताया था ना, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 के बाद आई कंटिन्यू लिख सकता 5 4 3 2 1। ठीक है, अपॉन 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इज 6, तो 5 फैक्टोरियल से कैंसिल, ये से ये कैंसिल इंटू 27 x रेज़्ड टू पावर 5। ठीक है, x रेज़्ड टू पावर 5। अब देखना जरा, अब बचा मेरे को 27 इंटू 56 मल्टीप्लाई करना है। चलो ये सारा कैंसिल हो गया, अब बचा मेरे को क्या 27 इंटू 7 8 56। अब आ गया वैदिक टाइम, यहाँ पे वैदिक मैथ्स हम कैसे यूज करेंगे इस चीज में, हाउ वी कैन यूज द वैदिक मैथ्स टू सॉल्व दिस इक्वेशन। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे वैदिक मैथ्स के थ्रू। देखो मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था कि इतना 11th क्लास के हो तुम लोग, तुम्हें मल्टीप्लाई बच्चों की तरह करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यू कैन मल्टीप्लाई, जस्ट 7 6 आर 56 5 कैरी, दूसरे वाले में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 12 7 5 35, 35 प्लस 12 इज कितना 47, 47 प्लस कैरी जो आया था 5 52, अगेन 5 कैरी, एंड में दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे, फर्स्ट ये बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई, लास्ट में फिर से 5 2 10 प्लस 5 इज 15 1 5 2 6 x raised to power 5। दिस इज माई आंसर। इन दिस वे आई हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है बालक, आपको भी ऐसे ही सॉल्व करने दिमाग में, देखो 7 6 अरे 7 6 42 होता है बालक। ठीक है, तुम लोगों ने भी नहीं देखा, नाइस, देखना जरा फिर से कैसे करवा रहा था मैं। ठीक है, 7 6 कितना होता है 42 होता है, गलत कर दिया, 27 इंटू 56, 7 6 42 4 कैरी, नाउ 6 2 12 और 7 5 35, 35 प्लस 12 इज 47 प्लस 4 इज 51। ठीक है, 5 कैरी, 5 दूने 10 5 15, 1 5 1 2 आंसर आएगा इसका। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व किया करो बालक, तभी आपके क्वेश्चन से आंसर आएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमारा वो जो मिडिल टर्म एक्सपेंशन का मैंने क्वेश्चन करवाया था।
ठीक है, उससे रिलेटेड इक्वेशन है। फोर टर्म का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, TR+1 क्या होता है, NCR A⁻n-r B⁻r। नंबर ऑफ टर्म देखो फास्ट जल्दी से करवाऊंगा हर चीज। n की वैल्यू 12 दी है, सी r की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या भरूंगा मैं फिर से 12 - r B⁻r। अब r की वैल्यू मैं क्या भरूं यहाँ पे कि मेरे को फोर्थ टर्म मिले। फोर्थ टर्म तो देखो फोर्थ टर्म यहाँ से पता चलेगा मुझे, फोर्थ निकालना है मुझे। क्या निकालना है, टी फोर्थ अभी निकाल पाऊंगा अगर r की वैल्यू यहाँ पे 3 भरूंगा तो 3 + 1 = 4। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल गया कि r की वैल्यू मैं क्या भरने वाला हूँ, 3 भरने वाला हूँ। जब 3 भरूंगा तभी जाके क्वेश्चन जो भी आंसर आएगा, आई विल डायरेक्टली सॉल्व द क्वेश्चन। 12C3 a की वैल्यू कितनी है, x⁻12 - 3 = 9 ठीक है, और b की वैल्यू कितनी है, -2/3। So I am giving you a homework for this. You have to solve this series and find the coefficient of coefficient क्या, x⁻9 का coefficient भी फाइंड करना है और t4 टर्म भी फाइंड करनी है। This is the question you have to solve and all the answer you have to write on comment section। ठीक है बालक, समझ आया? ठीक है, यहाँ से मैं आगे छोड़ रहा हूँ, जस्ट यू हैव टू सॉल्व 12C3 और इसका क्यों, बहुत इजी क्वेश्चन है बालक। ठीक है, यू कैन सॉल्व, मुझे पता है तुम सभी सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूला बता दे रहा हूँ यहाँ पे, NCR का फॉर्मूला क्या होता है, n⁻n-r⁻r⁻। ये फॉर्मूला लगाना और एक स्टेप के बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करना है इसको, सॉल्व करने के बाद मुझे बताना कमेंट सेक्शन में यू आर कैपेबल ऑफ सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो एट द एंड ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन देखते हैं जरा। ब्रह्मास्त्र, दिस इज द क्वेश्चन विच हैज बीन कम्ड अर्लियर इन 2017 एनडीए पार्ट में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो एनडीए में कैसे आया था क्वेश्चन और देखना हम कैसे 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। फाइंड द मिडिल टर्म एक्सपेंशन। ठीक है, मिडिल टर्म एक्सपेंशन आया है, देखो जल्दी से सॉल्व कैसे करना है इसको। यहाँ देखो 10 क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर है तो इवन नंबर के लिए मैंने डायरेक्ट आपको क्या बताया है, इवन नंबर के लिए मैंने आपको डायरेक्ट क्या बताया है, जस्ट n/2 + 1, ये इसकी मिडिल टर्म होगी। अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको यही बताया था। तो n की वैल्यू कितनी है, 10/2 + 1 दैट इज 5 + 1 दैट इज 6 टर्म। तो 6 टर्म मुझे फाइंड करनी है। तो 6 टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा, TR+1 = NCR A⁻n-r और B⁻r। अब तो यहाँ T6 निकालना है मुझे, 6 निकालने के लिए r की वैल्यू क्या फाइंड करूँ, डालूंगा मैं 5 डालूंगा। तो एट r = 5 तभी मेरा T6 आएगा। और n की वैल्यू कितनी है, 10C5, a की वैल्यू कितनी है, x/3 10 - 5 = 5 और b की वैल्यू कितनी है यहाँ से 9y⁵। ये आपका मिडिल टर्म एक्सपेंशन वाली टर्म होगी। कितना टाइम लगा इसको, जस्ट 15 to 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, इतना टाइम लगा। तो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। आगे इस चीज को आप एक्सपैंड कर सकते हो। ठीक है, एक्सपैंड कर सकते हो इनके हिसाब से। मिडिल टर्म एक्सपेंशन के साथ साथ ये पूछा हो कोफिशिएंट ऑफ किसका, x⁵5 y⁵5, इसका कोफिशिएंट पूछा हो तो कैसे करेंगे, कर लेते हैं, चलो सॉल्व थोड़ा ट्राई कर ही लेते हैं जब कर ही रहे थे। ठीक है, फाइंड कर ही लेते हैं इसको। T6 says, देखना जरा मैं इसको इक्वेशन को, T6 says 10C5 x/5 9y, x/5 9/5 क्या है, 10C5 x/3 और क्या है बालक, और क्या है 9y⁵, 9y⁵, ये मेरी T6 टर्म आएगी। देखो जल्दी से सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा x⁵5 अपॉन 3⁵5 क्या होता है 3 3 3 3 5 बार करना है ना, तो 3 × 9 3 × 27 27 × 9 इज क्या होता है 9 7 = 63 6 कैरी 18 24। ठीक है, 243 आई थिंक। ठीक है, उसके बाद 9⁵5
ये तो निकालने के लिए सबको नानी याद आने वाली है, 9^5। देखो कैसे फाइंड करते हैं, 9 × 9 × 9 × 9 × 9, ऐसे है ना 5 बार, 81, ठीक है। 81 का स्क्वायर करते हैं जल्दी से फाइंड। मैंने आपको वैदिक मैथ बताया था, एक मुर्गी के 3 अंडे, 1 का स्क्वायर इज 1, बीच में 8 1 जा 8 2 जा 16, 1 कैरी, ठीक है। आगे 8 का स्क्वायर 64 + 1 इज 65, 6561। अब मल्टीप्लाई बाई लास्ट वाला 9 वाला बच्चा है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 9 9 6 जा 54, 5 कैरी, 9 5 जा 45, 50, 5 9 6 जा 54, 59, 59049, ठीक है। ऑल दो एक चीज ये है, एनडीए में आपको 59049, ठीक है। एक चीज और है, आपको इतना ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो ये गलती जो हम कर रहे हैं, देखना एक गलती, इससे इजी वे में कैसे सॉल्व किया आप सभी ने, जैसे मेरे साथ 9 × 9 × 9 × 9 × 9 ऐसे निकाला। देखिए इससे लॉस क्या होता है, टाइम कहाँ रिड्यूस होता है। देखो आप मल्टीप्लाई कर दोगे मेरी तरह इतना बड़ा आंसर निकालने के लिए, ठीक है। बोर्ड्स के लिए ठीक है, ठीक है, लेकिन इजी कैलकुलेशन कैसे की जाती है अब देखना जरा बालकों मेरे साथ। ये मेथड हम ऐसे फॉलो नहीं करेंगे। फिर देखना ये 10 फैक्टोरियल है, इसको मैं क्या लिखूंगा, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 का क्या बनता है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये बच गया। अब देखो क्या मैं इस चीज को, देखना जरा, x⁵ है, जो मैंने ये 5 बार मल्टीप्लाई किया, अगर मैंने ये सिंपल 3 3 3 3 3 लिखा ही होता, जस्ट आई एक्सपैंड दिस, और इसको भी 9 × 9 × 9 × 9 × 9 ही किया होता, और ये बचा मेरा y⁵, तो क्या इजीली काट नहीं सकते थे इस चीज को हम। जब हम चीजों को काटेंगे ना तो और इजी क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन हमारी और इजी हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन और इजी हो जाएगी। लेकिन ये है कहाँ, अगर इन केस आपको ओपन करना है, जस्ट आपका क्वेश्चन सॉल्व तो पीछे ही हो गया है, लेकिन अगर आपको एनडीए में क्या होता है, एनडीए में 3-4 ऑप्शन होंगे, आपको ऑप्शन वाइज टिक करना ही पड़ेगा। बोर्ड्स के लिए आपको उतना ही क्वेश्चन है, लेकिन एनडीए में क्या कर सकते हैं, आपसे पूरा एक्सपेंशन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट काटूंगा, 3 3 × 9, 1 9 कैंसिल, 3 3 × 9, 1 9 कैंसिल, आगे 3 3 × 9, ठीक है। यहां से भी एक 3 मैंने काट दिया, ठीक है। ये पूरा 5 फैक्टोरियल यहाँ पे काट दिया। अब काटने के बाद देखते रहना है बालक, कहाँ कहाँ कौन कौन टर्म बची है। 9 9 यहाँ बचा है, 5 4 2 1 यहाँ बचा है, ये बचा मेरा 2 3 × 6 कट गया। अब देखो 4 2 × 8, 5 2 × 10, तो देखो नीचे वाले पार्ट्स मेरे सारे कट गए। अब ऊपर वाले क्या बचे हैं, 2 × 9 × 2 × 7 × 3 × 9 × 9, बड़ी बड़ी टर्म साइड कर दो, 2 × 2 × 3 × 7 × 9 × 9 × 9। अब इतना बड़ा हमें मल्टीप्लिकेशन के लिए आ गया है बाकी के। अब ये इसका कोएफिशिएंट हम ये मल्टीप्लाई करेंगे विद इन सेकेंड। कैसे, देखो सिंपल तरीका आपको हमेशा एक सीख जाओ, कभी भी 1 एंड में आ रहा है ना, वो आपके लिए हमेशा मल्टीप्लिकेशन के लिए फायदा करेगा। जैसे 2 2 × 4, 4 3 × 12, और यहाँ देखो ये 21, यहाँ 1 आ रहा है मेरा, और इसका मल्टीप्लिकेशन 4, और ये 81 × 9, 81 × 9, ठीक है। 9 1 × 9, 9 8 × 72। अब इस चीज का 1 का फायदा क्या रहता है, हमेशा डायरेक्ट 4 1 × 4 और 4 2 × 8 × 7 29 बचा 84। अब देखो यहां तक हम पहुंच गए हैं, इसके बाद आपके पास डायरेक्ट आप कर सकते हो मेथड। ऐसे आप क्या करते, रैंडम कुछ भी मल्टीप्लाई करते, 9 9 × 81 × 9 × 7 × 3, उसके बाद 2 × 4। इसलिए हमेशा नंबर्स को देखना स्टार्ट कर दो। जैसे 7 3 × 21 है, तो 21 है तो इसके साथ मैं कोई भी मल्टीप्लाई करूंगा कि यूनिट प्लेस पे 1 है, तो हमारी कैलकुलेशन हमेशा फास्ट होगी, हमेशा फास्ट होगी। अब इस चीज को आप मल्टीप्लाई करोगे और जो भी आंसर आएगा, यू विल राइट दिस आंसर इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे, और जो भी आंसर आएगा आपका x⁵, y⁵ साथ में आएगा, बिकॉज इट इज ए वेरिएबल वैल्यू, और इसका आपका कोएफिशिएंट मुझे बताना है। तो आई एम गिविंग यू टू टास्क। फर्स्ट टास्क जो मैंने अभी ये दिया आपको, ठीक है, ब्रह्मास्त्र में हमेशा मैं क्वेश्चन देता हूँ, और सेकंड टास्क मैंने क्या दिया था बालक,
सेकंड टास्क मैंने आपको दिया था यहाँ जैसे कुछ, ये भी आपको सॉल्व करना है इन दिस वे, ठीक है। जिसको जो भी डाउट्स हैं प्लीज आस्क ऑल द डाउट्स इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू फील एनी query related to these topics, let me know, please let me know, I will surely solve it, ठीक है। so at the end, thank you so much बालकों, ठीक है, for your precious time, thank you so much, and keep watching all these videos, thank you so much, keep watching all these videos on our YouTube channel name with Chandrayaan, a science ranker, ठीक है। you can also visit our website name with chandrayans.com, ठीक है। thank you so much बच्चों, thank you।